नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 20 क्वेश्चन करने के बाद अब आपका जीएस पोर्शन आ जाता है, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, इकोनॉमिक्स जो भी होगा वो सारा कवर होगा। और इस बार से ये जो आपकी वीडियो होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी और डिटेल एनालिसिस इसका मेरे द्वारा किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके लगभग 10, ठीक है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन करते करते काफ़ी टाइम लग जा रहा है। और अब क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में समझाना है आपको, तो 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ी हो तो जब आप राउंड टेबल्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, गोलमेज सम्मेलनों की बात करते हैं, तो 3 हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें से केवल दूसरा वाला जो रहता है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेशन करती है, ना कि पहले वाले में। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाता है। गांधी एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द इरविन ऑन द 5 ऑफ मार्च 1931, बिल्कुल जैसे गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है आपका सेकंड वाला। बाय गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू द पार्टिसिपेटिंग इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंडन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो यहाँ पे बात हुई थी। तो जो आंसर आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका कौन सा? सेकंड एंड थर्ड। कौन सा बन जाएगा? सेकंड एंड थर्ड। ये दोनों सही है आपके, ये वाला आपका बन जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि के साथ पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, जो आपका 1930 लास्ट के आसपास हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था। 3 वे थे, 1931, 1930 और 1932। जिसमें भाग लिया था वो था सेकंड वाला आपका, ठीक है ना। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही है। और गांधी इरविन पैक्ट द्वारा गांधी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुई थी, बिल्कुल सही है। तो तीसरा वाला आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है, जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले लिया गया था। तो उसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा क्या बोलते हैं, दोनों ने तो जो तीनों थी उनमें भाग लिया था। और ये याद रखना, फिर गांधी इरविन टॉक होती है 5 ऑफ मार्च को, ये याद रखना, जिसमें कई सारी चीज़ों पर बात होती है, ठीक है ना। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, वो कहाँ हुए थे? आपके लंदन में हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, मतलब यानी कि गांधी इरविन पैक्ट में जो आपके वाइस राय थे उस समय, कौन, आपके लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जो गांधी जी का क्या था, जो उन्होंने कुछ मांगे की थी। जिसमें आपका क्या क्या था? तो कांग्रेस डिमांड फॉर द पुलिस इंक्वायरी इनटू अरेस्ट एंड द एट्रोसिटीज मेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज रिजेक्टेड। कॉम्पिटिशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं कि भगत सिंह की फांसी की जो बात थी उसके मामले में कोई बात नहीं की जाती गांधी जी, बिल्कुल गलत है, की जाती है। और उसे वो बोलते हैं कि आप लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में बदल सकते हैं। द पैक्ट ऑल्सो डिडेंट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द इमीडिएट रिटर्न ऑफ द लैंड्स कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द मोमेंट। अगर हिंदी में पढ़े तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कब कब आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ गांधी जी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। गांधी इरविन टॉक में ये बातें कर दी जाती हैं, जिसमें देखो लिखा हुआ ना, पैक्ट और प्रत्यक्ष गांधी इरविन वार्ता ने कांग्रेस को सरकार के साथ समान शर्तों पर रखा। और ब्रिटेन में इरविन के इस कदम की आलोचना भी होती है उस टाइम पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, ये था कि अगर ये टॉक सही रहती है, बेहतर होती है, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। पर उसे जानते हैं आप लोग कि दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है उसके बाद। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भागीदारी जो थी वो सेकंड में थी केवल। उसमें कुछ बातें थी, जैसे लिखा हुआ था कि जो सविनय आंदोलन में जो जिन्होंने भाग लिया था उन कैदियों को रिहा कर दिया जाए, जिसे मान लिया जाता है, नमक कर को हटा दिया जाए, और कानूनी रूप से निजी उपयोग के लिए नमक का उत्पादन जो होता है ना, व्यापार और बिक्री के लिए अनुमति दी जाए। मतलब जो आपकी मोनोपोली है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसे खत्म कर दिया जाए, एकाधिकार को। गांधी इरविन टॉक जो थी, गांधी जी ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की और सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हो गई थी। मतलब जो आपका कौन सा था, दूसरा वाला था 1931 का, उसमें आ गए थे। और कुछ चीज़ें थी जो नहीं मानी गई थी, जैसे ये लिखा गया था कि गांधी इरविन समझौते के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई गिरफ्तारी और अत्याचारों की पुलिस जांच। देख रहे हो, पुलिस जांच की कांग्रेस ने मांग की थी, उसे खारिज कर दिया गया था, ये याद रखना। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि उन्होंने खुद तो जुल्म किए। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी वो थी आपकी भगत सिंह और उनके साथियों का वाक्यों का वर्णन। कि भगत सिंह की बात की जाती है कि उनका जो फांसी की सजा है उसे गांधी जी बोलते हैं कि इसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दें, तो इरविन मानते नहीं हैं यहाँ पे। और तीसरा, संधीवी आंदोलन के दौरान जब्त भूमि की तत्काल वापसी की मांग को भी नहीं स्वीकारा जाता। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप इंग्लिश में पढ़ लेना। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फिर जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं हिंदी में डिस्कस कर लूँगा। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज एन इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट 1857?
1857 की क्रांति के बाद आपका जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, तो वो टाइम था जब ब्रिटिश क्राउन बिल्कुल देख रहा था कि कुछ गलती करे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन उसकी जगह ले ले। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। नहीं, ये देखने को मिलने स्टार्ट हो गया था आपका जब आपका क्या था, जब आपके चार्टर एक्ट स्टार्ट हो गया था 1933 से ये स्टार्ट हो गया था। तो ये वाला आपका गलत है कि 1933 नहीं, 1833 जो आपका चार्टर एक्ट सेकंड वाला था, सेकंड नहीं थर्ड वाला था। पहला तो 1793 में आया था, फिर 13 में आया था, 33 में। तो वहाँ से आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका क्या लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था। मैंने पढ़ाए थे चारों के चारों। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है कि 1858 में आपका ये मिलता है। पॉलिसीज वर मेड टू द प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द जमींदार एंड गिव देम द सिक्योरिटी ऑफ द राइट्स। जब आपकी ब्रिटिश क्राउन रहता है वो इस चीज़ को सिक्योर करता है कि 1858 जो आपका बताता है कि बेहतर, ताकि उन्हें बेहतर समझा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कि भाई हम आपके जो लैंडलॉर्ड्स होंगे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जमींदार्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और आपके जो कौन होंगे जो लैंड रिफॉर्म्स या जो लैंड सिक्योरिटी से आपको बेहतर रखेंगे, जो आपके लैंड से रिलेटेड आपके राइट्स होंगे उन्हें बेहतर रखेंगे। तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। आपका एक्ट था ना 1858 का, ठीक है ना। विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया था। नहीं, ये नहीं था, ये पहले हो चुका था। जमींदारों और जमींदारों की रक्षा की नीतियाँ बनाई गई थी, उन्हें उनकी भूमि पर अधिकारों को सुरक्षित किया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखो लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने 1859 के अंत तक देश पर अधिकार कर लिया था, लेकिन वे उसी नीतियों के साथ भूमि पर शासन नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। जैसे 1858 में एक नया अधिनियम पारित कर दिया था। भारतीय मामलों के अधिक जिम्मेदार प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लग गया था। चलो मुझे आप बताओ, चलो एक होमवर्क है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, जो कि क्राउन का एक निजी प्रतिनिधि था। और शाम तक अगर आप नहीं देते जवाब तो मैं शाम तक इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना, 3-4 घंटे बाद। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को सम्मान देने का फैसला किया था, ताकि बेहतर समझा जाए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले की बोल के इनका शासन ठीक रहेगा। जमींदारों और जमींदारों की रक्षा के लिए नीतियां बनाई गई और उन्हें अपनी भूमि पर अधिकारों की सुरक्षा दी गई। यानी निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो जाएगा। पहले अभी ये क्यों लिया था, इन्होंने अपने फेवर में लिया था क्योंकि जब 1857 का आपका रिवॉल्ट हुआ था तो उन्होंने कोशिश की कि अब भारतीय सैनिकों को कम रखेंगे और यूरोपियन सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। देश के भी शासक प्रमुखों को आश्वासन दिया गया तो भविष्य में उनका क्षेत्र कभी भी हड़पा नहीं जाएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम में पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया जाता है। सॉरी, मैंने 1833 बोल दिया, 1853 में जो लास्ट वाला था। 1833 की बात करें, एक व्यवसाय निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था, जब मोनोपोली खत्म कर दी जाती है पूरी तरीके से, ठीक है ना। जो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था, यह प्रदान करता है कि भारत में कंपनी के क्षेत्र में महामहिम उनके उत्तराधिकारियों के लिए विश्वास में द्वारा। अब ये पढ़ लेना, 1813 था जिसमें क्या था, मोनोपोली खत्म की जाती, केवल चाइना के साथ रखा जाता है, जिसमें आपका ओपियम ट्रेड रहता है, आपका टी ट्रेड रहता है, वही रखा जाता है। 1833 में तो पूरी तरीके से मोनोपोली जो होती है कंपनी के एकाधिकार को ब्रिटिश क्राउन क्या कर देता, खत्म कर देता है। और 1853 में वो क्या होता है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता है लोकल्स का। अच्छा, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आप पढ़ लेना इंग्लिश वाले। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिनाउंस द कांग्रेस एज द माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये बोला था लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। मैं डफर से याद रखता हूँ कि ये डफर ही व्यक्ति था जिसने क्या कर दिया, उस समय कांग्रेस को बनाने का आश्वासन दे दिया था कि चलो बोल के बना दो आप। तो एक हिसाब से आपने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत पढ़ा होगा एक्सट्रीमिस्ट का, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत या वॉल्व थ्योरी। इसमें क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे आपके क्या बोलते लाला लाजपत राय, आपके बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोग थे, इन्होंने बोला था कि जो अब क्योंकि जो जब आपकी कांग्रेस बनी थी तो उसमें मॉडरेट्स रहे, मॉडरेट्स मतलब जो आपके कौन थे, नरम दल के नेता थे वो थे। और वो जो शासनकाल जो माना जाता है, मतलब जो मॉडरेट्स का माना जाता है, आईएनसी में प्रभाव था, वो माना जाता है आपका 1885 से लेकर, और ये माना जाता है आपका 1905 तक माना जाता है, बंगाल पार्टीशन तक ही माना जाता है। उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो आपके कौन थे, गरम दल के नेता थे, उनका आ जाता है, फिर गरम दल थोड़ा हावी होने लग जाता है। और 1905 से लेकर 1917 तक ये काल माना जाता है एक्सट्रीमिस्ट का। और उसके बाद आता है गांधीयन एरा, जब गांधी जी आते हैं भारत में, तो 19 जैसे चंपारण होता है, उसके बाद गांधी जी की तरफ लोग क्या होते हैं, आगे होता है। ये पूरा आपका कहाँ तक चलता है, 1948 तक चलता है या 47 तक चलता है, भारत की आज़ादी तक। तो लॉर्ड डफरिन थे, ये याद रखना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है सूक्ष्म अल्पसंख्यक, तो लॉर्ड डफरिन। तो मैं इंग्लिश में हिंदी में पढ़ लेता हूँ, देखो तो इंग्लिश में आप पढ़ लेना। तो भारतीय, देखो डफरिन ने आईएनसी को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। 1885 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का क्या होता है आपका
गठन होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका क्या, नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में किसके बोल सकते हैं रिकमेंडेशन थी जिनके कारण इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। मतलब INU रहता है पहले नाम, यू की जगह C ला दिया जाता है, आपका क्या हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है। तो ये किसका था, तो ये याद रखना, ये आपका देखने को मिलता है किसका, आपका दादा भाई नौरोजी, उनकी रिकमेंडेशन थी, दादा भाई नौरोजी, इनकी रिकमेंडेशन थी कि इंडियन नेशनल यूनियन को, नेशनल यूनियन की जगह आपका कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस किस बिहाफ में किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमेरिका की पार्लियामेंट उसे कांग्रेस बोला जाता है, जिसमें आपका अपर जो हाउस होता है, उच्च सदन है, उसे क्या बोला जाता है, आपका सीनेट बोला जाता है। और जो निम्न सदन है उसे क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। जो भारत में आपका उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन आपका कौन सा है, तो वो आपका देखने को मिलता है कौन सा, लोकसभा। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी, ये आपके क्या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और पहले ये पुणे में होने वाला था, पर वहाँ पे क्या होता था, प्लेग महामारी फैल जाती, ब्यूबोनिक प्लेग। उसके बाद ये किया जाता आपका बम्बई में, और संघ का नाम कांग्रेस में बदल दिया जाता है। ये बता दिया मैंने। पहला अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष WC बैनर्जी करते हैं। और कहाँ पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। और नींव रखने में के दौरान लॉर्ड डफरिन क्या था, भारत के वायसराय थे, ये याद रखना। INC के पहले 2 दशकों के इतिहास में उदारवादी बोला जाता है कि नहीं, आपके मॉडरेट्स को, ठीक है ना, नरम दल के नेता। और ब्रिटिश न्याय उदारता में विश्वास की भावना के रूप में वर्णित किया गया। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय द्वारा चुना गया था। 1892 पहले इलेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ये भी याद रखना। और कई बार पूछा जाता है कि जो आपके कौन थे, मॉडरेट्स थे, क्या वो आज़ादी के पक्ष में थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले उस टाइम पे नहीं चाहते थे। ये जो था पूर्ण स्वराज का जो था वो किनका था, आपका गरम दल का था, एक्सट्रीमिस्ट का था। तो यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा, बाकी की चीज़ें पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद खां का मैंने कई बार डिस्कस कर दिया है। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित है। 1875 में क्या करते हैं, एंग्लो मॉम्डन जो आपका विश्वविद्यालय उसकी स्थापना करते हैं, जो बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसी को अभी कितने मतलब सेंट्रीवर्स बनाया गया 1919 में से 2019 में से कितने हो गए थे, 100 साल कंप्लीट हो गए इस नाम से लेकर। पहले इसका नाम शायद से क्या था, एंग्लो मॉम्डन ओरिएंटलिस्ट यूनिवर्सिटी था इसका नाम, ठीक है ना। अच्छा, एंड्रू फ्रेजर की बात करें तो लॉर्ड कर्जन की देखो, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे वैसे लॉर्ड कर्जन जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, या आपको पता होगा 1905 का बंगाल पार्टीशन होता है 16 अक्टूबर को। पर उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो आपने याद करनी है, जैसे आपका पुलिस आयोग की नियुक्ति की जाती है एंड्रू फ्रेजर की, उसमें 1900 जब मैंने बताया था आपको फ्रेजर कमीशन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता, मैकडोनल्ड के तहत अकाल जो आपका होता है, ठीक है ना, आयोग गठित किया जाता है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया जाता है। मगर इसे देखो इंग्लिश में पढ़ लूँ तो पुलिस कमीशन आया था आपका एंड्रू फ्रेजर की, उसकी ठीक है ना अध्यक्षता में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होता है 1904 में। फामाइन कमीशन आता है। फामाइन कमीशन मतलब जो आपका क्या होता है, जब आपकी क्या जाती है, सूखाग्रस्त हो जाता है। ये मैकडोनल्ड रिकमेंडेशन थी। और इंट्रोडक्शन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ द 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, नोट कर देना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? R.C. दत्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये तीनों थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उस समय जन्म ही नहीं हुआ था 1885 में। इनका जन्म लगभग 5 साल बाद हुआ था, आई थिंक 1890 में हुआ था। और ये जन्मे थे आपका मक्का में, ठीक है ना। आपने सुना होगा मक्का, मदीना, आजकल आप सुन रहे होंगे अल अक्सा मॉस्क के बारे में सुन रहे होंगे, जो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड है, तीनों ही, ठीक है ना। तो मक्का और मदीना तो आपके सऊदी अरेबिया में, अल अक्सा मस्जिद जो आपकी है तो वो आपकी पड़ती है वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में, जो विवाद का कारण है किसके बीच में, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो देख लेते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बनेगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन थे। तो अगर 1885 में अभी मैंने बता दिया, और सेप्टिवॉल थ्योरी जो मैंने बताया था, जिसके तहत क्रिटिसाइज हुए थे जितने भी आपके मॉडरेट लीडर थे, नरम दल के नेता थे, उसमें कौन कौन थे आपके जो फाउंडिंग मेंबर थे? दादा भाई नौरोजी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, R.C. दत्त हो गए, फिरोजा महतो हो गए, GK गोखले हो गए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, दीन साहब वाचा हो गए, आपके बाल गंगाधर तिलक हो गए, महादेव गोविंद रनाडे और मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 1890 में पैदा हुए थे मक्का में। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। PDF में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज। तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट होता है।
और इसका जो कारण था वो था आपका क्या था, बंगाल पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ द बंगाल, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो हुआ था। तो ये 1905 से लेकर 1911 लास्ट तक या 1912 तक जाता है, जब तक क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, जब आपके लॉर्ड हार्डिंग टू रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर देते हैं कि आपकी कैपिटल जो रहती है उसे दिल्ली क्या कर देते हैं, दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं। तो ये याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट भी आपकी ट्रांसफ़र होती है। तो ये लिखा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो अंग्रेजों को उनकी ज़मीन से खदेड़ने के लिए नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार के लिए नहीं, बंगाल के विभाजन का विरोध जो हुआ था वो था कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का समर्थन करने के लिए नहीं। तो आप जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट का मेन कारण था बंगाल पार्टीशन। आगे दिखाऊंगा अभी बंगाल में कितना सारा आता था, पूरा आसाम आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, बहुत बड़ा था आज का बांग्लादेश आता था, तो छोटा मोटा नहीं था। तो लिखा हुआ अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, आप इंग्लिश में देख लेना। तो लिखा हुआ है 1905 में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था बंगाल विभाजन। स्वदेशी महात्मा गांधी का केंद्र बिंदु था, ये याद रखना, जिन्होंने उसे स्वराज आत्मशासन के आत्मा के रूप में वर्णित किया था। पर वो बाद में देखने को मिलता है, उस समय तक तो कहाँ थे महात्मा गांधी जी, वो तो आपके साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में तो वो भारत ही आते। चरखे को पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। विभाजन के बाद एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन छिड़ गया था, जिसमें अहिंसक और हिंसक विरोध और बहिष्कार हुए थे। इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना था। तिरंगा जो था, तिरंगा झंडे का जो आपका क्या था, जो अभी देखने को कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, डिजाइन देखने को मिलता है, वो पिंगली वेंकैया का था, ठीक है ना, तो याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हु इनवाइटेड द महात्मा गांधी टू चंपारण। आपका जब सत्याग्रह होता है 1917 में इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ, जैसे 3 कठिया प्रथा भी बोलते हैं, ठीक है ना, नील की खेती के खिलाफ। तो किसने बुलाया था, आप सभी जानते हैं, राजकुमार शुक्ल उन्हें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। राजकुमार शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल की अगर बात करूं तो 23 अगस्त 1875 को वो पैदा हुए थे। और राजकुमार शुक्ल वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए क्या कर दिया था, राजी कर दिया था। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था, बिहार के चंपारण के सतवरिया गांव में ये बुलाते हैं उन्हें, वहाँ पे जन्म हुआ था, सॉरी वहाँ पे चंपारण के सतवरिया में क्या जन्म हुआ था। एक मुख्य रूप से ये क्या थे, एक प्रसिद्ध नील कृषक थे और एक साहूकार थे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बात की जाए तो गांधी जी आंदोलनकारी जो थे, विरोधों के तरीकों के लिए दक्षिण अफ्रीका के अनुभव प्राप्त करने के बाद जनवरी 1915 में लौटे थे। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था और कम से कम 1 साल तक वो भारत यात्रा पर रहे। और उसके दौरान उन्होंने कोई भी राजनीतिक पद नहीं लिया था, पॉलिटिकल कोई भी ये बोल सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कोई भी, यानी कि बोल सकते हैं कि पद कोई ग्रहण नहीं किया, ठीक है ना, फेवरिज्म नहीं लिया अपने पे। 1970 में जब अनुरोध किया जाता आपका राजकुमार शुक्ल के द्वारा, तब वो जाके वो कहाँ आते हैं, आपके बिहार में आते हैं, चंपारण में, और नील के कृषकों के बोल सकते हैं उनके फेवर में क्या करते हैं, एक आपका सत्याग्रह करते हैं। होता क्या था कि यूरोपीय बागान किसानों को कुल भूमि में 3/20, जैसे 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं, 20 में से 3, मतलब अगर किसी के पास 20 खेत हैं तो उसमें से 3 में क्या करना, इंडिगो कल्टीवेशन करना क्या था, जरूरी था। आप बोलोगे इतना कम, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, अरे केवल इंडिगो कल्टीवेशन करना, उस पर भी क्या था कि पैसा ज़्यादा नहीं दिया जाता था, टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा दिए जाते थे। तो 3 कठिया प्रथा इसे बोला जाता, नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। और नील की खेती से क्या होता था, आपकी ब्लू डाई जो होती है ना कपड़ों पे रंगने के लिए, उस समय होती थी, बाद में जाके उसे तो बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उसे पूरी तरीके से कैसे कर दिया था, मशीन मेड कर दिया था। तो फिर जाके इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो आपकी नील की खेती थी वो इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं हो पाई लास्ट में, पर उस टाइम पे थी शुरुआत में, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में राजकुमार शुक्ल पर क्या कर दिया गया था, आपका एक डाक टिकट जारी कर दी गई थी, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बारदोली रेजोल्यूशन 19, गारंटीड आपका गलत होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो अच्छे से नहीं पढ़ी है तो गारंटीड इस क्वेश्चन का गलत करना बनता है आपका। पर एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1922, तो पकड़ सकते हो। तो लिखा, इट अर्ज्ड पीपल टू लॉन्च द सॉल्ट सत्याग्रह एट द वेरियस प्लेसेस, इट रिजल्टेड इन द विड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इट रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और बारदोली सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड थ्रू द दिस रेजोल्यूशन। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आधा ज़्यादा तो यहाँ चल जाएंगे, बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया गया था। पर बारदोली सत्याग्रह तो 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। किसने लीड किया था, तो आपके किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था ना। और वहीं पे उन्हें क्या, वहाँ की महिलाएं कहते थे सरदार की उपाधि से नवाजती हैं। पर एक्चुअल में जो आपका बारदोली संकल्प आता है ना, वो आता है आपका किसके लिए, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए। ये देख लीजिए, इन रिजल्टेड इन द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। होता क्या है, 1922 फरवरी में आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, कांड हो जाता है ना, जहाँ पे कई सारे आपके पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, ठीक है ना। इसी के विरोध में क्या करते थे, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं कि नॉन वायलेंट रहे, अहिंसक रहे आपका क्या
जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो होता क्या है कि 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस लीडर इकट्ठे होते हैं बारदोली में, और गांधी जी वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। तो याद रखना कि बारदोली रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड, आपका 1922 के नॉन कॉपरेशन विड्रॉ से रिलेटेड है, ठीक है ना। बारदोली सूरत गुजरात में एक जगह थी जो जहाँ पर क्या था, नो टैक्स मूवमेंट चला था मिड फरवरी 1928, जिसमें भाग किसने लिया था, जिसको लीड किया था आपके किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉमनवेल्थ अवार्ड्स। आप जानते हैं जो आपके रैमजे मैकडोनल्ड थे, उनके टाइम पे कॉमनवेल्थ अवार्ड्स का मतलब ये नहीं था कि कुछ पुरस्कार दिए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड्स का मतलब था कि 1909 का जब आपका पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आता है, 1909 का जब आपका पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। अब ये याद रखना कि जो शुरुआत का नाम है वो आपका स्टेट सेक्रेटरी से रिलेटेड है आपका, ठीक है ना। जो आपका क्या होता था, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था, बाद का जो नाम है वाइस राय से रिलेटेड है, ठीक है ना। वैसे तो इसे किस नाम से जाना जाता है, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो सबसे मेन चीज़ हुई थी वो था सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में, सेपरेट इलेक्टोरेट तो रेट। और ये किन के लिए होता है, मुस्लिम्स के लिए। मैंने कई बार बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, रिजर्वेशन अलग होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट अलग होता है। मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे गया मुस्लिम को, तो हिंदुओं को कोई राइट नहीं होगा क्या, वोट देने का, ना ही खड़े उठने, मतलब बोल सकते हैं चुनाव में खड़े उठने का। मुस्लिम ही उठेगा और मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे, इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। बाद में क्या होता है कि 1919 में जब आपका क्या आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं। मॉन्टेग्यू वो थे आपके, जो आपके कौन थे, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके सेक्रेटरी बोल सकते हो, और चेम्सफोर्ड आपके कौन थे, वाइस राय। तो यहाँ पे फिर से बात आ जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट देने को किनको, माइनॉरिटी को। बाद में जाके यही तो पंगा हो जाता है किनके बीच में, आपका गांधी जी के और बोल सकते हैं अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है ना, जब आपका पूना पैक्ट साइन होता है। तो लिखा हुआ है इट गेव द माइनॉरिटी। तो होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जाता है कॉमनवेल्थ अवार्ड्स का, किसके, अब देखो नहीं, विरोध नहीं किया जाता। गांधी जी इसको बोल सकते हैं, गांधी जी समझाने के लिए आते हैं। ना ही विरोध करती है कांग्रेस और ना ही सपोर्ट करती है। तो इट गेव द माइनॉरिटी स्टेटस टू द डिप्रेस क्लास, बिल्कुल सही है। कांग्रेस रिजेक्ट द कॉमनवेल्थ अवार्ड्स, ना ही रिजेक्ट करती, ना ही एक्सेप्ट करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय, वो अवार्ड का मतलब क्या, अधिनिर्णय। तो इसमें दलित वर्गों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को अस्वीकार किया था, अस्वीकार भी नहीं किया था, स्वीकार भी नहीं किया था, ठीक है ना। तो जैसा मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की जाती है, और उसी साल आपका पूना पैक्ट साइन होता है या फूट डालो। और उसी साल क्या होता है, जब कई सारे बोलते हैं कि रिजर्वेशन दे देंगे बोल के, तोड़ने की साजिश है बोल के, किन की, रैमजे मैकडोनल्ड या अंग्रेजों की। देखो ना, ये लिखा हुआ है, फूट डालो और शासन करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसे बोला जाता है। इसने दलित वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित किया था, उन्हें पृथक निर्वाचन का हकदार बना दिया था, जिसका विरोध गांधी जी द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और बाद में अंबेडकर जी मान भी जाते हैं, और उसके बाद उनकी हरिजन पत्रिका निकलती है, किनकी, गांधी जी हरिजन पत्रिका निकालते हैं 1932 में। और उसी साल, उसी क्या बोलते हैं, जब वो जेल से छूट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे भारत का क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि यात्रा पे निकलते हैं। और जो कौन रहते हैं आपके दलित या जो पीड़ित लोग रहते हैं, जो आपका संप्रदाय है, उसके उत्थान के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये हरिजन वर्ड जो दिया था दलितों को, वो किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, हरिजन वर्ड याद रखना। और अगर दलित वर्ड आएगा, दलित वर्ड किसने दिया था, तो मैंने पढ़ाया था ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने दिया था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है कि कांग्रेस हालांकि अलग निर्वाचिका का विरोध करती थी, लेकिन अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना सांप्रदायिक अधिनिर्णय बदलने के पक्ष में नहीं थी, पहले वो डिस्कस करना चाहती थी। इस प्रकार सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो आपका क्या था, कॉमनवेल्थ अवार्ड्स था, कांग्रेस ना ही उसे स्वीकार करती, ना ही अस्वीकार करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द पॉपुलर आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा आपका पॉपुलर आउटबर्स्ट, देयर वाज अ डिसकंटेंट अगेंस्ट द राइजिंग फूड प्राइस। बिल्कुल, ये तो था कि एकदम से कहते हैं फूड प्राइसेस बढ़ने लगे थे। फेलियर ऑफ द शिमला कॉन्फ्रेंस, अरे शिमला कॉन्फ्रेंस को बोला जाता है वेबल प्लान। वेबल प्लान कहाँ से आ गया इधर, मैंने कई बार पढ़ा दिया वेबल प्लान, इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हीं सीरीज में पढ़ा। तो वेबल प्लान जो था वो 1945 में आया था, और वो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। और जिसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो होती है वो बोलती है कि जो आपका क्या होता है, मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो सिर्फ हम करेंगे, जबकि कांग्रेस में ऐसा थोड़ी नहीं होता। बोल के हमारे यहाँ भी तभी तो किसको भेजती है, वहाँ से तो कौन, मोहम्मद अली जिन्ना आ जाते हैं, यहाँ से लॉर्ड वेबल आ जाते हैं, और आईएनसी से वो किसको भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो भेजते हैं किसको, आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ठीक है ना। तो कांग्रेस का ये बोलना था कि सिंपल सी बात है। और 14 में से शायद से 6, 14 में से आई थिंक 6, 14 में से 6 या हाँ 14 में से 6 के आसपास तो क्या चल जाती हैं, जो सीट्स होती हैं वो किन के पास चल जाती हैं, जब आपका रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मुस्लिम लीग के पास चल जाती है, जिसका विरोध आईएनसी करती है कि बोल के केवल 25% मुस्लिम है भारत में उस टाइम पे, जब आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ था। तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि 25 का रिप्रेजेंटेशन 6 लोग करें, बाकी 75 का रिप्रेजेंटेशन 8 लोग करें, 14 में से 6 के 8। तो शिमला जो कॉन्फ्रेंस थी वो वेबल प्लान से रिलेटेड 1945 का क्विट इंडिया मूवमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, तो आंसर बन जाएगा यही। बाकी न्यूज़ ऑफ द रिवर्स इज सफर्ड बाय द ब्रिटिश इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चला था। और द रेसिस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिया इमिग्रेंट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, ये भी था। तो यहाँ पे जो गलत है वो आपका कौन सा है, दूसरा वाला है। तो ये लिखा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकप्रिय सहयोग का कारण नहीं था, तो बढ़ती खाद्य कीमतों के खिलाफ असंतोष बिल्कुल था। शिमला सम्मेलन उस समय नहीं था, 1945 में आया था, फेल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पराजय की खबर उस समय चलने लग गई थी कि हार सकता है, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा पावर में था आपका कौन, जर्मनी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों के साथ नस्लवादी आचरण था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये देखो वेबल प्लान जो था वो 1945 का है, जून 1945 का है, ठीक है ना। तो इसका कोई संबंध नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो क्रिप्स मिशन जो आपका 1942 में था उसकी विफलता के दौरान आता है। तो ये लिखा देखो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता के यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटेन युद्ध के दौरान एक सम्मानजनक समझौता और वास्तविक संवैधानिक अग्रिम की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं था, और वह युद्ध के प्रयासों में भारत के अनैच्छिक साझेदारी को जारी रखने के दृढ़ संकल्प लिए हुए था। लोकप्रिय असंतोष व चावल और चीनी जैसे खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, देखो बढ़ रही थी कीमतें, और युद्धकालीन अकाल का एक परिणाम था। धीरे धीरे बढ़ रहा बंगाल और उड़ीसा में नौकाओं की कमान संभालने जैसी उच्च स्तरीय सरकारी कार्रवाइयों को जापानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाना, क्योंकि जापान किस में था आपका, तो वो तो विरोध में था ना, क्या बोलते हैं आपके अंग्रेजों के। जापान, इटली और आपका जैसे कौन हो गया जर्मनी, ये एक साथ थे जिन्हें एक्सेस फोर्सेस बोलते थे। और जो आपके कौन से थे, अमेरिका तो बाद में कूदता है, खैर 1942 में जाके कूदता है, जब पर्ल हार्बर पे कौन हमला कर देता है, जापानीज। तो अमेरिका हो गया और आपका रशिया हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, तो एक साथ रहते हैं, एलाइड फोर्सेस बोलते थे, मित्र देश। तो लिखा हुआ है कि जापानियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा था। इस असंतोष को अभिव्यक्ति देने की लोकप्रिय इच्छा एक आसन्न ब्रिटिश पतन की बढ़ती भावनाओं से जन्मी थी। दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा जो आपका कौन है, म्यांमार, मित्र देशों की हार और ब्रिटिश वापसी की खबरें और असम बर्मा सीमा में घायल सैनिकों को लाने वाली ट्रेनों में इस भावना की पुष्टि की गई थी, ठीक है ना। इसके साथ या मलाय प्रायद्वीप जो आपका है, बर्मा से ब्रिटिश निकासी के तरीके का प्रभाव था। या आम सूचना थी कि अंग्रेज चले गए और गोरे निवासियों और आमतौर पर शासनाधीश लोगों ने उनके भाग्य को छोड़ दिया था। दक्षिण पूर्व एशिया देखो से अंग्रेजों के निकाले जाने के तरीके से शासना दिनों को उनके भाग्य नस्लवादी आचरण, इसी टाइम पे तो थे आपके, जब कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, तो वो धीरे धीरे बोल सकते हैं म्यांमार की तरफ उन्होंने कब्जा मारना स्टार्ट किया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपकी थी, जो आपकी बोल सकते हैं उत्तर पूर्व की तरफ जो आपके कौन थे राज्य हैं जैसे, तो वहाँ पर भी क्या कर देते हैं वो थोड़ा सा अपना क्या कर देते हैं, कब्जा मार देते हैं शुरुआत के टाइम पे, जब आपका एलाइड फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन कर रही होती हैं, डोमिनेट कर रही होती हैं। तो लेकिन भारतीय शरणार्थियों की काली सड़क और यूरोपीय शरणार्थियों की सफ़ेद सड़क को छोड़ दिया गया। इस प्रकार एक एशियाई शक्ति जापान द्वारा घोर पराजय के स्वैत प्रतिष्ठा को ध्वस्त करके शासनों की नस्लवादी प्रवृत्ति को उजागर किया गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी का। द ब्रेक डाउन प्लान इन द 1946 फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पावर इंडिया हैज़ बिन प्रपोज बाय, तो ये आपके कौन थे, लॉर्ड वेबल थे, याद रखना ब्रेक डाउन प्लान, कंफ्यूज मत होना। एक आपका कौन सा डिकी बर्ड है, या जिसे बोलते हैं आपका कौन सा माउंटबेटन प्लान, तो अलग है। तो वाइसराय लॉर्ड वेबल की अगर बात करें तो सत्ता हस्तांतरण के ब्रेक डाउन योजना याद रखना 1946 में लॉर्ड वेबल के टाइम पे होती है। तो ये लिखा हुआ है देखो, लॉर्ड वेबल रहते हैं गवर्नर जनरल उस टाइम पे, 1943 अक्टूबर की बात है। तो वो आपके अपॉइंट हुए थे, ज्वाइंट हुए थे। तो वो क्या करते हैं कि वो ट्राई करते हैं ब्रेक द एग्जिस्टिंग डेडलॉक इन द इंडिया, देयरफॉर द कॉल्ड द ब्रेक डाउन प्लान। वो इंग्लैंड में जाते हैं, कंसल्टेट करते हैं और भारत आते हैं 14 जून को, ठीक है ना। और इस प्लान की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। अगर मैं देखो, और यहीं पे क्या होता है, मैंने बताया था ना वेबल प्लान क्या था कि हिंदी में बता देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे। वेबल प्लान क्या था कि नई कार्यकारी परिषद के गठन का विरोध करती है, जिसमें वायसराय प्रमुख में, अब देखो मैंने बताया था वेबल प्लान में ये था कि सभी सदस्य आपके क्या होंगे, जो कार्यकारी परिषद होगी, जो आपके क्या काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें सारे सदस्य कौन होंगे, आपके सारे मेंबर भारतीय होंगे, केवल किनको छोड़ के, वायसराय और जो आपका कमांडर इन चीफ होगा, ये याद रखना, वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़ के सारे भारतीय थे। अच्छा, रक्षा को छोड़कर सभी पोर्टफोलियो भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में होने थे, मतलब डिफेंस को छोड़कर आप सभी रख सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती, 14 सदस्य मेंबर मतलब के बने थे, आपकी परिषद बनी थी, जिसमें से क्या होता है कि मुसलमानों को 6 दे दिए जाते हैं लगभग। अगर आप 6 देखोगे 14 में से, तो ये कितना परसेंट हो जाता है आपका, 100%। तो 6, 3 और 7, तो 300/7
7 और 7 चक्को 28 और कितना आ जाएगा 2 20 7 दूनी 14, लगभग 42 पॉइंट समथिंग 43% के आसपास दे दिया जाता है 25% को। तो कांग्रेस यहाँ पे चिढ़ जाती है। बात समझ में, कांग्रेस ही बोलती है केवल मुस्लिम, क्या बोलते हैं आपका जो मोहम्मद अली जिन्ना बोलता है कि आपकी जो मुस्लिम लीग है वही केवल क्या करेगी, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करेगी, जबकि कांग्रेस बोलती है ऐसा थोड़ी नहीं होता, बोल के हमारे उसमें हमारे संगठन में मुस्लिम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मुस्लिम लीग ही क्या करेगी, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी, तो वहाँ पे बात नहीं बनती। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड वेबर ने 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं के सम्मेलन को आमंत्रित किया, जिसमें वेबल योजना के प्रावधान पर चर्चा की गई थी। आगे लिखा हुआ है, वेबल योजना भारतीय स्वास्थ्य स्वशासन के लिए सहमत होने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व शामिल था और अपने बहुमत क्षेत्रों में दोनों समुदायों के लिए बहुमत की शक्तियों को कम कर दिया गया था। चर्चा मुस्लिम प्रतिनिधित्व के चयन के बिंदु पर भी की गई थी। जिन्ना ने कहा था, देखो क्या कहा था, कि गैर लीगी मुस्लिम को कार्यकारी परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि जिन्ना बोलते हैं कि क्योंकि केवल मुस्लिम लीग ही भारत में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखती है। बात समझ में आई। जबकि कांग्रेस ने कहा था उन्हें कार्यकारी परिषद में किसी भी मुस्लिम को नामांकित करने का कोई अधिकार नहीं था। वेबल वही है कि 14 में से 6 चुन लेते हैं, जबकि कांग्रेस का बोल होता है केवल 25% को रिप्रेजेंट मुसलमान करते हैं, और वो भी सारे मुसलमान नहीं, ठीक है ना, सारे मुसलमानों को नहीं। आईएनसी भी क्या कर देती थी, मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व कर देती थी। अबुल कलाम आज़ाद एक बड़े नाम थे, तो ये याद रखना। मौजूदा भारत के राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए वेबल योजना का गठन किया, लेकिन वह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच असहमति के कारण प्रस्ताव को छोड़ देता है, इसलिए बाद में प्रस्तावों को भंग कर दिया जाता है। ये याद रखना। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, Wavell plan was constituted to resolve the political deadlock of the existing India, but the drop of the proposal due to the disagreement between the Muslim League and the Congress, therefore proposal were later dissolved। सहमति नहीं बन पाती दोनों के बीच में, तो ये आपने याद रखना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको पसंद आया होगा। ये जो मेरा बोल सकते हैं इनिशिएट है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाने के लिए पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और पीडीएफ को मैं बता दूँ, इस पीडीएफ को मैं एक साथ कर दूंगा। इसमें जो 20 क्वेश्चन है तो पीडीएफ एक साथ मैं अपलोड कर दूंगा। जो आपका कहाँ से थे, तो क्वेश्चन थे आपके 41 से लेके 50 तक कर देना। तो जैसे मैं 60 तक कंप्लीट करा दूंगा, एक ही आपका पीडीएफ मैं क्या कर दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। जो आपका बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी, ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, जो इसी नाम से, कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से। तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।